नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा था जो कनक जो है वह जो बसंत कौर और अमर कौर है इसके बारे में सोच रही है। और यहाँ तक हमने देखा था और वह इसके आगे का भाग इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। देखते हैं आज का वीडियो। बसंत कौर ने कांता के कान में बात की। कांता ने नैयर से परामर्श करके अत्यंत रहस्य के रूप में कनक और पूरी से कहा। कनक ने आश्वासन दिया, गिल भाई को मैं मना लूंगी। यानी वह जो बसंत कौर है जो कि विधवा हो चुकी है, उसका पति हादसे में मारा गया, पति और बेटी, उसकी शादी के लिए गिल से बात करने का जो ये है बसंत कौर अमर कौर का से शादी करने के लिए गिल से कह रही है। और जो बसंत कौर है वह अमर कौर की भाभी है। और वह कांता और नैयर से कहती है और कांता नैयर पूरी से कहती है और पूरी कनक से कहता है और कनक कहती कि मैं गिल से बात करूंगी। कनक के अत्यंत अंतरमन में इच्छा थी कि गिल का विवाह हो जाए, इस काम में सहायता दे। वह गिल के प्रति किए अन्याय का प्रतिशोध कर देना चाहती थी। यानी यहाँ पर प्रतिशोध यानी क्या, जब गिल कनक की तरफ आकर्षित था और गिल ने जब प्रस्ताव रखा तब गिल ने विरोध किया। यह इसका जो अन्याय किया इस कनक ने यह गिल पर, इसका प्रतिशोध करने के लिए वह गिल का विवाह करना चाहती थी। कनक गिल का विवाह हो जाने पर उसके साथ अधिक निसंकोच हो सकती थी। गिल ने उत्तर दिया, क्या फिजूल बात करती हो, मुझे ब्याह का ख्याल ही नहीं है। यानी गिल ने उत्तर दिया कि मुझे ब्याह का ख्याल नहीं, मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। कनक अक्सर मिलते ही गिल को समझाने लगती, सोए तो कहते हो, उसे देख पाना सौभाग्य है। यानी गिल जो है कभी भी कहता है कि जो अमर कौर है उसको देख पाना सौभाग्य है, उससे अच्छी लड़की और क्या हो सकती है। तुम्हारी संगति में पढ़ने बात करने का अवसर मिलेगा तो देखना, बहुत प्यारा स्वभाव। यानी वो कनक उसको समझाती कि वो लड़की प्यारी है, स्वभाव से अच्छी है। ठीक है, लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ब्याह के लिए तैयार हो जाऊं। अजीब बात है। यानी गिल कहता है कि लड़की अच्छी है, स्वभाव से अच्छी, इसलिए मैं विवाह करने के लिए उसके साथ तैयार हो जाऊं। उसके संबंध में मुझे सभी ऐसा ख्याल नहीं आया। यानी उस लड़की के संबंध में कभी शादी करूं, उसके साथ मैं शादी करूं, ऐसा कभी मेरे मन में विचार नहीं आया। ऐसा गिल कनक को बता रहा है। कनक ने जिद नहीं छोड़ी कहा, तुम्हें एक साथ देखकर हमारी आंखें तृप्त हो जाएगी। इससे हम अच्छी जोड़ी की तो कल्पना नहीं कर सकती। यानी कि कनक कहती है गिल से, और उस लड़की के साथ तुम्हें देखने की जो हमारी आंखों में प्यास है वह प्यास बुझ जाएगी और हमें खुशी मिल जाएगी। गिल बार बार अनुरोध से चिढ़ गया था, मेरी जोड़ी बना देने का क्या मतलब, मैं क्या नस्ल बढ़ाने के लिए हूँ। ऐसी बात है तो मैं बेदी के घर कभी नहीं जाऊँगा। यानी गिल कहता है कि मैं क्या नस्ल बढ़ाने के लिए, मैं क्या वंश बढ़ाने के लिए हूँ। ऐसी बात है तो मैं बेदी के घर कभी नहीं जाऊँगा। वह बात तो आ गई हुई वह तो वह बात तो आई गई हुई, परंतु जालंधर में गिल ने कनक से कितनी बार एकांत में बातें की, पर उसने न कभी कनक को स्पर्श करने की इच्छा और न बातचीत में रहस्य उत्पन्न करने का कोई संकेत न किया। यानी कनक ने भी जालंधर ने नज़दीकता से गिल से बात की, लेकिन गिल ने भी कभी उसकी तरफ आकर्षित दिखाया नहीं और न ही स्पर्श किया। कनक खूब जानती थी कि गिल को पूरी जरा भी पसंद नहीं। यानी गिल को पूरी का स्वभाव पूरी जरा भी पसंद नहीं था। वह जालंधर में कनक के कारण ही आया था। यानी गिल जो है जालंधर में कनक के लिए आया था, कनक के कारण। यह बात मन में गहरी कसक पैदा कर देती थी। गिल को दिल्ली से भी कई पत्र आ चुके थे कि वहाँ काफ़ी अच्छा अवसर था। यानी गिल जब जालंधर में नौकरी करता था नाजिर पत्र में, तब दिल्ली से भी पत्र आए थे कि दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी के अवसर है, लेकिन वह कनक के लिए वहाँ रुका था। कनक को इन बातों से गिल के प्रति कृतज्ञता और गर्व अनुभव होता। सामाजिक संबंध न होकर भी गिल पर उसका भरोसा था। यानी गिल पर उसका भरोसा था। सोचती थी समूच सोचती सोचती थी कनक समूचय संयमी लोह पुरुष है, पर उसके प्रति प्यार की चिंता भी मन में आ जाती। यानी वह गिल के प्रति
प्यार की चिंता भी आ जाती। कहने के लिए तो वह पुरुष है, लेकिन उसके प्रति भी स्नेह उभर कर मन में आता था। कनक अलीगंज में नौकरी करते समय जया को घर छोड़ जाने के लिए आई थी, तो दिल्ली में गिल से पहली बार भेंट हुई थी। गिल को मालूम था कि पुरी और कांता कनक को समझाने के लिए आकर असफल लौट गए हैं। यानी जब वह अलीगंज में नौकरी करती थी कनक, वह नौकरी के लिए जया को दिल्ली छोड़ने के लिए आई थी। तब वह गिल से मिली थी और गिल को पता था पूरी और कांता जो है कनक को समझाने के लिए आए थे, लेकिन असफल होकर लौट गए। गिल उसे बात कर सकने के लिए राजघाट पर ले गया था। गिल जो है कनक को बात करने के लिए राजघाट पर ले गया था। सब कुछ सुनकर उसने पूछा था, क्या यह अंतिम निश्चय है? यानी सब कुछ सुनने के बाद कनक को पूछा था गिल ने, क्या तुम्हारा यह अंतिम निर्णय है, यानी अंतिम निश्चय है यह कि तुम पुरी को छोड़ना चाहती हो? बिल्कुल अंतिम है। तारा ने कह दिया कि बिल्कुल अंतिम मेरा यह निश्चय है। गिल ने समझाया, केवल अपनी इच्छा और अपने विश्वास से तो सब कुछ नहीं कर लिया जा सकता। यानी गिल ने समझाया, केवल विश्वास और इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता। संभव है परिवार और समाज के विचार से तुम्हें फिर सोचना पड़े। यानी तारा को कनक को वह समझा रहा है गिल कि तुम्हें परिवार और समाज के बारे में सोचना चाहिए। मैं जितना सोच सकती थी सब सोच चुकी हूँ, हो सकता है आत्महत्या कर लूँ। यानी कनक कहती है गिल से कि मैंने जो भी समाज और परिवार के बारे में सोचना था वहाँ सब कुछ सोच लिया है। सोचती हूँ अब मैं आत्महत्या कर लूँ, खुद को समाप्त कर लूँ। मुझे एक आशंका है, उस स्मृति से तुम्हारे मन में कोई आत्मग्लानि या लज्जा की गांठ तो सदा के लिए नहीं बैठ जाएगी। यानी वो गिल कहता है कि तुम्हारे मन में कभी तुम्हारी स्मृति में कोई आत्मग्लानि, कोई खुद का लज्जित या खुद को अपमानित करने वाली ऐसी बात कोई बैठ न जाएगी। मुझे तो कोई कारण नहीं लगता। अपनी भूल को भूल मान लिया है, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। यानी कनक कहती कि मुझे कोई इस पर आत्मग्लानि नहीं लगी कि मुझसे जो भूल हुई है उसको मैंने भूल समझकर भुला दिया है, मैं भूल चुकी हूँ। और कोई चाहे तो अपराध कह ले, उसे सहने के बजाय मुझे अपराध का दंड मंजूर। यानी कहती है कि कोई चाहे तो मुझे अपराध अपराधी कह ले, लेकिन मैं अपराधी हूँ तो मुझे दंड मंजूर है। कनक अलीगंज से जब भी दिल्ली आती थी गिल से अवश्य मिलती थी। यानी कनक जी अलीगंज से जब भी दिल्ली आती थी तो वह गिल से मिलकर जाती थी। दोनों दूर तक अकेले घूमते जाते थे। बहुत सी बातें कहने को रहती थी। गिल का व्यवहार जालंधर जैसा ही था। कनक अलीगंज की नौकरी छोड़कर दिल्ली में आ गई तो गिल का व्यवहार बदल गया। यानी वह अलीगंज में नौकरी करती थी। जब भी वह कनक दिल्ली आती थी गिल से मिलती थी, दोनों घूमते थे, बातें करते थे, लेकिन गिल का जो व्यवहार था वह जिस प्रकार जालंधर में व्यवहार था उसी प्रकार था, कोई उसमें रहस्य की बात नहीं थी। लेकिन गिल जब अलीगंज से दिल्ली नौकरी के लिए आई तो उसका गिल का जो व्यवहार है वह बदल गया था। कनक विचित्र यंत्रणा में थी। गिल को रोकने के लिए पहले अपने आप को रोकना आवश्यक था। यानी वह कनक जो है समस्याओं में फंसी हुई लग रही थी, खुद को महसूस कर रही थी और गिल को रोकने के लिए खुद को रोकना आवश्यक था। अपने आप को रोक सकने के लिए आपने रोम रोम श्वास श्वास से लड़ना आवश्यक था। यानी गिल का खुद पर नियंत्रण होना नहीं, कनक का खुद पर नियंत्रण होना आवश्यक था। गिल ने खींच कर कहा, अब भी तुम मुझसे भागती हो। हम पति पत्नी नहीं हो सकते। तुम मुझे नहीं चाहती जैसे मैं अमरों को नहीं चाहता। यानी वह गिल कहता है कि अब भी तुम मुझसे भागती हो, यानी अब भी तुम मुझसे दूर रहती हो। हम पति पत्नी नहीं हो सकते। तुम जो है मुझसे भागती हो। जैसे अमरकौर से गिल भागता था उसी प्रकार कनक जो है गिल से भागती है। कनक ने आत्मनिग्रह की पीड़ा से नाराज होकर कहा, तुम्हें जो कहना है कह लो, बेशक मेरा मुंह न देखो। तुम मेरी वास्तविक स्थिति नहीं जानते। यानी कनक गिल से कहती है कि तुम्हें जो कहना है कह लो, बेशक मुझे मुंह न दिखाओ, तुम मुझे मिलो भी नहीं, तुम मुझे देखो भी मत, लेकिन तुम मेरी वास्तविक स्थिति क्या है जानते नहीं। मुझे अपनी नज़र में चोर अपराधी बनाकर गिराकर तुम्हें क्या संतोष मिलेगा। यानी वह कहता है कि
मुझे तुम्हारी नज़र में चोर या अपराधी बनाकर क्या मिलेगा? मेरा क्या? आत्मग्लानि नहीं सह सकूंगी, यमुना में डूब मरूंगी। यानी वो कनक कहती कि मेरा क्या, मैं जो आत्मग्लानि यानी खुद का अपमान मैं खुद सह नहीं सकूंगी और मैं यमुना नदी में डूब कर मर जाऊंगी। अपना ख्याल करो, लोगों की नज़र में तुम्हारी क्या स्थिति होगी? डॉक्टर साहब, चड्डा भाई, तारा, तुम्हें क्या समझते हैं? उन सब के सामने अपने आप को और मुझे लज्जित करोगे। यानी कनक गिल से कहती है, मेरा कुछ नहीं, मेरा यदि आत्मग्लानि होती, मेरे मन में यदि मैं खुद लज्जित हो जाती तो मैं यमुना में डूब जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा ख्याल करो, तुम जो लोगों के नज़र में उभरे हुए हो, जैसे कि चड्डा साहब, कनक, चड्डा साहब, तुम्हारे भाई, तारा, इन सभी के नज़र में तुम गिर जाओगे और खुद को तुम उनके सामने लज्जित करोगे। कनक रुलाई न रोक सकी। सबके विचार में इतना गंभीर, उदार, समझदार गिल उसके समीप कितना बेबस और आपे से बाहर हो जाता था। यानी गिल जो है वहाँ पर बेबस होकर, आपे से बाहर होकर बैठ जाता है। देखकर कनक स्वयं विवश हो जाती थी। कनक गिल की नाराज़गी पर छिप छिप कर रोती थी। यानी कनक समझती थी कि गिल किस लिए नाराज़ है। उसके नाराज़गी पर कनक है वह खुद को दोषी मानती है और वह छुप छुप कर रोती है। उस रोने में जितना गर्व और माधुर्य था, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई थी। यानी उसके गर्व में, गिल के गर्व में रोना, गिल गिल के दुख में रोना और रोना में भी कितना गर्व एवं माधुर्य था, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई थी। यानी वो न चाहकर भी गिल के बारे में सोचने लगी थी कनक। एक ही उपाय था, कनक ने गिल से एकांत में मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। यानी कनक ने एकांत में मिलने का निश्चय किया था। कनक ने गिल को फ़ोन पर काफ़ी हाउस की भीड़ में 6 बजे मिलने के लिए कह दिया था। गिल आया, पर उससे पहले गिल और कनक का परिचित सरकारी पत्रकार मित्तल उसके साथ आ बैठा था। यानी कनक ने गिल को एकांत मिलने में कॉफ़ी हाउस में मिलने के लिए कहा था, लेकिन गिल आने से पहले ही वहाँ पर जो कनक का सहकारी मित्र पत्रकार मित्तल है वह आ बैठा था। एक विदेशी सरकार से छात्रवृत्ति पाकर भारतीय रंगमंच के विषय में अनुसंधान करने वाली मिसेज रैना भी आ बैठी थी। यह बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, आप याद रखिए। जैसे कि एक विदेशी सरकार से छात्रवृत्ति पाकर, जैसे छोटा सा उपन्यास में विदेशी सरकार से छात्रवृत्ति कौन प्राप्त करता है, तो मिसेज रैना। और यह शोध किस पर कर रही है? भारतीय रंगमंच के विषय में अनुसंधान करने वाली है और उसको विदेश से फेलोशिप मिल रही है। एक विदेशी सरकार से छात्रवृत्ति पाकर भारतीय रंगमंच के विषय में अनुसंधान करने वाली मिसेज रैना भी आ बैठी थी। गिल के आ जाने पर वे लोग और भी जम गए। यानी गिल आया तो वो लोग और भी गहरी चर्चा करने लगे, जम गए। कनक पछता रही थी, कहाँ आ बैठी, कॉफ़ी हाउस में शांति से बात कैसे हो सकती है। यानी कनक जो है परेशान हो गई। वह तो गिल से एकांत में बात करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी हाउस में बहुत सारे पहचान के लोग आ गए। पूरा समय प्रधानमंत्री के व्यवहार पर बहस होती, यानी पूरी समय जो है प्रधानमंत्री के व्यवहार पर बात होती रही, चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री काम किस समय करते हैं, प्रतिनिधि पत्रों में उनका वक्तव्य होता है। प्रति सप्ताह कोई शिलान्यास और कोई उद्घाटन, यानी पंत प्रधान के प्रति ही लोग चर्चा कर रहे हैं। कला प्रदर्शनी, यहाँ बच्चों के जलसे का उद्घाटन, किसी पुल का उद्घाटन, यात्रा व्यवसाय के लोगों का सम्मेलन हो या दार्शनिक तत्वों के विमर्श के लिए सम्मेलन हो, उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री सदा प्रस्तुत है। यानी वहाँ जो भी उस पूरे समय में पंत प्रधान क्या करते हैं, कैसा उद्घाटन करते हैं, बच्चों के लिए क्या नए जलसे उत्पन्न करते हैं, उनका उद्घाटन किस प्रकार, वह पंत प्रधान की यंत्रणा है, नियमावली है, यह लोगों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री की यात्राओं, दौरे का भाषणों की कोई सीमा नहीं। प्रधानमंत्री की प्रत्येक यात्रा के समय कम से कम 400-500 आदमी प्रबंध में व्यस्त हो जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री का किधर दौरा है, कहाँ जाना है या कहीं व्याख्यान है, भाषण है, तो वहाँ पर कम से कम 400-500 लोग जो है परेशान होते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इस अपव्यय का कुछ ठिकाना है। प्रधानमंत्री सदा कहते हैं, यह भाषणों का नहीं, कार्य का समय। यानी यह जो है भाषणों का समय नहीं है, कार्य करने का समय है। पंत प्रधान यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे। स्वयं प्रतिदिन भाषण का ही उदाहरण देते हैं। कनक कॉफ़ी हाउस में गिल से बात नहीं कर सकी। बात कर सकने के लिए दोनों कनाड प्लेस से
प्लेस के साथ साथ पैदल चली। यानी कॉफ़ी हाउस में कनक जो है गिल से एकांत में बात नहीं कर सकी और फिर जो दोनों जो है कन्नाड प्लेस में दोनों साथ साथ चले कन्नाड प्लेस तक। 7:30 बज गए थे। झुटपुट अंधेरा हो गया था। कनक 8 बजे तक घर पहुँच जाना चाहती थी। यानी वो थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था, 8 बजे थे और कनक जो है 8 बजे तक घर जाना चाहती थी। भीड़ से निकल कर बारखंबा रोड पर आते ही बोली, एक खास बात कहनी है, परंतु पहले वचन दो, मेरा अनुरोध मानोगे। यानी गिल को कहा, गिल से कहती है वह भीड़ से निकल कर, यानी भीड़ खत्म हो जाए, बारखंबा रोड है दिल्ली में, उस रोड पर आने के बाद वह एकांत पाकर गिल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, परंतु इससे पहले तुम मुझे एक वचन दो, मेरा अनुरोध मानोगे, मेरे जो निवेदन है वह तुम स्वीकार करोगे, ऐसा वचन दो। तुम्हारी कौन बात मैंने नहीं मानी। गिल कहता है कि तुम्हारी कौन सी बात है जो मैंने टाली है, मानी नहीं है, फिर भी खास बात है इसलिए वचन लूँगी। यानी कनक कहती कि यह थोड़ी सी खास बात है इसलिए मैं वचन तुमसे ले लेती हूँ। क्या वचन चाहती हो। यानी गिल कहता है क्या वचन चाहती हो। मेरा अनुरोध मानने का वचन दो, तभी बात बताऊंगी। यानी कनक कहती है कि मेरा जो अनुरोध है, जो भी मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, वह तुम मानोगे तभी मैं वचन दो, तभी मैं बात बताऊंगी। ऐसी क्या बात है। गिल कहता है कि ऐसी क्या बात है। फिर कनक कहती कि है ना, बहुत ही खास बात है। खास बात, खास है। यानी कनक कहती कि बहुत ही खास बात है। फिर गिल कहता है खास बात, हाँ खास है। कनक कहती कि हाँ खास बात है। यो बांध लेना क्या उचित है। यानी यूँ ही बांध लेना क्या उचित है। विश्वास रखो, मैं अनुचित बात नहीं करूँगी। यानी गिल को वह कहती है कि विश्वास करो गिल, मैं अनुचित बात नहीं करूँगी, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं करूँगी। क्या मेरा विश्वास नहीं है। यानी गिल कह रहा है कि क्या मेरा विश्वास नहीं है, तुम मुझे वचन मांग रही हो, है तभी तो वचन मांग रही हो। यानी तुम पर विश्वास है तभी तो मैं तुम्हें वचन मांग रही हूँ। अच्छा वचन दिया। यानी गिल ने वचन दिया कि मैं तुम्हारा अनुरोध नहीं टालूंगा। पिताजी को फिर जालंधर से उनका पत्र आया था कि वे इस तरह कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। यानी वह गिल को बता रही है कि पिताजी को पूरी का पत्र आया था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं कब तक प्रतीक्षा करते रहूँगा। कोई सीमा होनी चाहिए, यदि वे कुछ कर बैठे तो उन पर धैर्य न रखने का दोष न लगाया जाए। यानी कुछ यदि पूर्ण नहीं किया तो उन्होंने धैर्य नहीं रखा, ऐसा दोष नहीं लगना चाहिए। पिताजी ने कह दिया है कि जिस संबंध में कोई तत्व या सार नहीं है, उसे बनाए रखने में कोई लाभ नहीं। यानी कनक के पिताजी ने भी कहा था कि जिस संबंध में कोई तत्व नहीं, कोई अर्थ नहीं है, उस संबंध में रहने का कोई लाभ नहीं है, वहाँ तो केवल कानूनी बंधन है। ऐसा संबंध दोनों के ओर से व्यर्थ मानसिक बाधा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यानी जो भी वहाँ कानूनी बंधन है उसके व्यर्थ मानसिक बाधा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसे समाप्त कर देना उचित है। यानी कनक कहती कि इसे समाप्त कर देना उचित है। मुझसे पूछा मैंने हाँ कर दी है। यानी मुझसे पूछा मैंने हाँ कर दी है। पिताजी कह रहे थे जीजाजी को पत्र लिखेंगे कि उनसे बात करें, बिना क्रोध और उत्पात किए इस संबंध को कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया जाए। यानी कि पुरी और कनक का जो रिश्ता है वह समाप्त कर देने, डाइवर्स और क्या। यानी वह गिल कहता है कि डाइवर्स यानी तलाक, और फिर कनक कहती है कि और क्या। पिताजी ने सोए कहा है। यानी पिताजी ने सोए कहा, यही तो कह रही हूँ। और मैं बहस भर से यही कह रहा था तो गलत बात कह रहा था। यानी गिल कहता है कि मैं वर्ष पहले से यही बात करना चाहता था, लेकिन मैं तब तुम्हें गलत लगता था, मैं अपने मुख से कैसे कह देती। यानी वह कहती है कि मैं अपने मुख से कैसे कह देती। गिल और कनक मंडी हाउस के चक्कर में टैक्सी के अड्डे के समीप गिल ने हाथ उठाकर आवाज़ दी। टैक्सी, यानी गिल ने टैक्सी अड्डा जहाँ पर है वहाँ पर आया और गिल ने हाथ उठाकर टैक्सी को आवाज़ दी, टैक्सी। हाय क्यों, कनक ने आपत्ति की, बात करते करते चलेंगे। यानी कनक ने कहा कि टैक्सी क्यों, बात करते करते चलेंगे, टैक्सी में ही बात करेंगे। यानी गिल कहता है कि टैक्सी में ही बात कर लेंगे। टैक्सी सड़क पर आई तो गिल ने कनक की पीठ बाह में ले ली और अड्डाइन अनुरोध से कहा, इस घटना की बधाई में तो एक चुम्बन देना ही होगा। यानी गिल कहता है कि उसको बाह में पकड़कर कहता है कि इस घटना की बधाई में एक चुम्बन तो देना ही होगा। कनक अपनी मूढ़ता में भी पूर्ण दृढ़ निश्चय से गिल के
कंधे को हाथ से हटाकर परे हो गई। यानी कनक जो है खुद को संभाल कर उससे दूर हो गई। जल्दी से बोली, सुनो सुनो, तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है। यानी वह गिल को कहती है कि तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है। क्यों? गिल ने रूठे स्वर में विरोध किया। यानी कि गिल ने विरोध किया रूठे स्वर में। कनक की मूंदी हुई पलकों के कोनों में आंसू आ गए। प्लीज़ एक्सक्यूज मी होंठ काट कर बोली, जब तक इस बात का निर्णय न हो जाए मुझे नहीं छूना, वैसे ही रहोगे जैसे जालंधर में थे। यानी वह गिल को कहती है कि जब तक इस निर्णय का, यानी वह जो जब तक तलाक का निर्णय होगा तब तक तुम दूर ही रहना, ऐसा वह कहती है जैसे जालंधर में मेरे साथ रहते थे। गिल मौन हो गया। यानी गिल जो है चुप हो गया। कनक ने गिड़गिड़ा कर कहा, गिलू, सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। तुम बहुत दृढ़ हो, मुझे अपने पर नहीं तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पांव छूती हूँ, सहायता करो, केवल 6 मास और। यानी गिल को कहती है कि गिड़गिड़ाते हुए, गिलू, सब कुछ तुम पर निर्भर है, यानी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम दृढ़ हो, तुम दृढ़ निश्चयी हो, मुझे अपने पर नहीं तुम पर भरोसा है। केवल 6 महीने, यानी जो जब तक डिवोर्स होगा तब तक, तलाक नहीं होगा तब तक तुम, और केवल 6 महीने, ऐसा वह संभालो कहती है। गिल निश्चल मौन रहा। गिल्लू, नाराज न हो। कनक ने बहुत ही कातरता से अनुरोध किया। अच्छा ठीक है। यानी गिल, नाराज न हो, ऐसा कहा। और वह गिल ने अनुरोध किया और कनक ने अनुरोध किया नाराज न होने का, और गिल कहता है ठीक है। यहाँ उपन्यास का 16वां भाग समाप्त होता है और यहाँ से 17वां भाग प्रारंभ होता है। सन 1917 के आरंभ में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के नए चुनाव होने वाले थे। कांग्रेसी सरकार जनता का विश्वास पाने के लिए चुनाव से 1 वर्ष पूर्व सन 1956 के आरंभ में ही आपसी दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू कर देना चाहती थी। यानी यहाँ पर यह जो 1917 यह गलत है, वो ये 1957 होना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा गलत हुआ है, ये 1957 ही है मेरे ख्याल से। जो प्रारंभिक जो 1957 में जो है वह नए चुनाव आने रहे थे, इसलिए जो कांग्रेसी सरकार जो है वह जनता का विश्वास पाने के लिए चुनाव की तैयारी कर रही थी। 1956 में आरंभ ही दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू कर देना चाहती है। ये 1917 नहीं, ये 1957 है। राजनैतिक नेता भी अपनी सीमित दृष्टि से आगे नहीं देख पाते। जनता हाथी के विशाल शरीर से कहीं बड़ा समुदाय है। यानी जो राजनीतिक नेता जो है वह अपने आप को सीमित दृष्टि से नहीं देखना चाहते आगे। जनता जो है एक विशाल है, यानी बहुत व्यापक जनता है, उसके बड़े समुदाय पर भी देखना है। राजनीतिक नेता जनता के जिस अंग के संपर्क में आते हैं उसी अंग को संपूर्ण जनता का रूप मान लेते हैं। यानी राजनेता जो है जनता के जिस अंश को, जिस भाग को देखते हैं, राजनेता को लगता है कि यही पूर्ण जनता है, लेकिन जनता जो है पूरे व्यापक तल से पूरे भूभाग पर फैली हुई है, उसी अंग की संपूर्ण जनता का रूप मान लेते हैं राजनेता। यही बात दूसरी राष्ट्रीय पंचवार्षिक योजना के संबंध में थी। दूसरे राष्ट्रीय पंचवार्षिक योजना के संबंध में क्या थी? उसी, यानी जिस अंग को राजनेता देखते हैं जनता के, उसी अंश को राजनेता पूरी जनता मानते हैं। यह दूसरी पंचवार्षिक योजना के संबंध में थी। नेता राष्ट्रीय साधनों से राष्ट्रीय नियंत्रण में देश का औद्योगिक विकास करने की नीति और योजना द्वारा जनता का विश्वास और समर्थन पाने की आशा में थे। यानी जो नेता लोग जो थे वह राष्ट्रीय साधनों से या राष्ट्रीय नियंत्रण करके जो भी औद्योगिक विकास देश पर कर जो भी मजदूर है, जो भी बेरोजगार है, उसको रोजगार देकर जनता के मन में विश्वास निर्माण करना चाहते थे। अनेक प्रभावशाली कांग्रेस नेता योजना के इसी रूप के कारण जनता के विमुख हो जाने की आशंका में थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रकाशनों द्वारा जनता को सांत्वना दे रहे थे कि कांग्रेस की सोशलिस्ट पॉलिटी, समाजवादी ढंग की नीति के प्रस्तावों का लक्ष्य पश्चिम समाजवाद नहीं है। यानी वह प्रधान जो है वह अपने भाषण में देते हैं कि जो भी हम औद्योगिक क्रांति ला रहे हैं, औद्योगिक संस्थान का निर्माण कर रहे हैं, जिसका मतलब यह नहीं कि हम पाश्चात्य का अनुकरण कर ले या पाश्चात्य संस्कृति जो है, पाश्चात्य जो नियम है यहाँ पर हम समाजवाद को लागू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका प्रयोजन स्वतंत्र निजी व्यवसाय की नीति को सोशलिस्ट
यानी सोशलिस्ट टेली समाजवादी समूचे यानी समाज के लिए भी है, भय से बचना है। बड़े बड़े व्यवसायों की संपत्ति देश के अधिकांश पत्र राष्ट्रीय साधनों द्वारा राष्ट्रीय नियंत्रण में औद्योगिक विकास को राष्ट्र हित के लिए घातक बना रहे हैं। यानी जो देश की जो बड़े बड़े व्यवसाय है या देश की अधिकांश पत्र राष्ट्रीय संपत्ति है, वह राष्ट्र नियंत्रण को औद्योगिक विकास को हित में न लेकर उसको घातक बना रही है। उस सनसनी में एक छोटी सी घटना हो गई थी। सन 1947 में कांग्रेसी सरकार ने अंग्रेज सरकार से शासन का अधिकार लिया था। यानी उसमें जो 1947 में जो अंग्रेजी सरकार था उसके हाथ से कांग्रेसी सरकार ने अंग्रेज सरकार से अधिकार लिया था, यानी स्वतंत्र उसको निकाल दिया था अंग्रेज सरकार को। उस समय ब्रिटिश साम्राज्यशाही सरकार के भारतीय प्रधान सेनापति के लिए बनाई गई महसूल नुमा इमारत फ्लैग टॉप हाउस को कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री का निवास स्थान निश्चित कर दिया गया था। यानी जो ब्रिटिश सरकार का जहाँ पर जो ऑफिस था उस समय ब्रिटिश साम्राज्यशाही सरकार के भारतीय प्रधान सेनापति के लिए बनाई गई महसूल नुमा इमारत, उसका नाम क्या था, फ्लैग स्टाफ हाउस, उसको आप भारत कांग्रेसी सरकार के पंत प्रधान का निवास स्थान बना लिया गया था। कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपने आप को गरीब जनता का प्रतिनिधि समझते, यानी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वह अपने आप को गरीब जनता का प्रतिनिधि समझते थे। उन्हें महसूल नुमा इमारत में रहना असंगत आडंबर जान पड़ता था। यानी पंत प्रधान को लगता था कि मैं बड़े से मकान में रहता हूँ और जो आम जनता है वह तो झोपड़े में कुटिया में रहती है, तो उसको बड़े से महल में रहना अच्छा नहीं लगता था। उनका सुझाव था कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधानमंत्री के मकान की ही भांति साधारण सादा मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना था कि जो भारत की जनता के लिए जो भी ब्रिटिश का जो ब्रिटिश सरकार का प्रधानमंत्री था जी उसका महल नहीं, मुझे तो एक साधारण भांति सादा मकान चाहिए होना चाहिए। सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री के योग्य साधारण और सादा मकान का खर्चा 4 लाख रुपए होता था। यानी सादा मकान प्रधानमंत्री के लिए बनवाने का खर्चा 4 लाख था। प्रधानमंत्री इतना खर्च सुनकर घबरा गए थे। उन्होंने कह दिया, ऐसा मकान के निजी प्रबंध में लाख सवा लाख रुपए में बनवा सकते थे। यानी 4 लाख खर्चा सुनकर प्रधानमंत्री चौंक गया और वो बोलते कि वो ऐसा मकान चाहिए जिसमें लाख 1.5 लाख में वह मकान बन सके। उन्हें नए साधारण और सादा मकान का प्रस्ताव स्थगित कर देना पड़ा था। मितव्ययता के विचार से महल नुमा मकान में ही रहना स्वीकार कर लिया। यानी उन्होंने नया मकान का जो निर्णय था वह स्थगित किया, उसको रोक दिया और फिर वह उस महल में ही रहना स्वीकार किया। राष्ट्रीय नियंत्रण में उद्योगों के विकास के विरोधों ने इस उदाहरण को अपने पक्ष में बहुत बड़ा तर्क कर लिया। यानी जो राष्ट्रीय नियंत्रण करने वाली राष्ट्रीय नियंत्रण में उद्योगों के विकास में विरोधी उस जो पक्ष था उसने इस बात को तर्क के आधार पर लिया। प्रधानमंत्री और योजना तैयार करने वाले लोग इस उदाहरण से यह मान लेने के लिए तैयार नहीं थे कि राष्ट्रीय नियंत्रण में अपव्यय का कारण उद्योगों और व्यवसायों की असफलता निश्चित। यानी अन्य लोग जो इस उदाहरण को समझ रहे थे कि यह जो है अन्य व्यवसाय की असफलता निश्चित, यानी अन्य व्यवसाय यदि लाते हैं तो भारत में वह सफल नहीं हो सकते। ये भी इस उदाहरण को सरकारी व्यवस्था में अंग्रेजी शासन की विरासत में पाई धांधली और अपव्यय का प्रमाण समझते थे। इस समाचार से सर्वसाधारण में धांधली के विरुद्ध प्राय चलती रहने वाली चर्चा में गर्मी आ गई थी। यानी साधारण से लोग में भी इस बात की चर्चा हो रही थी। तारा के परिचित और पड़ोसी जानते थे कि तारा रिश्वत नहीं लेती थी, इसलिए उसके सामने रिश्वत और धांधली की चर्चा और आलोचना निर्भर की जा सकती थी। यानी तारा जो है रिश्वत नहीं लेती थी और वह उसके सामने रिश्वत की चर्चा करना या बात करना भी वह अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए वह चर्चा की और रिश्वत की चर्चा करने के लिए आलोचना निर्भर तारा के सामने थी। तारा जानती थी लोग रिश्वत स्वीकार करने वाले अफसरों के सामने ऐसी चर्चा नहीं करते हैं। तारा जो है जो रिश्वत लेते हैं उनके सामने लोग रिश्वत लेने की चर्चा नहीं करते। यह भी जानती थी कि उसके कुछ न लेने से लोग उससे विशेष सहायता भी नहीं पा सकते थे, इसलिए उसकी गणना भले अफसरों में नहीं थी। यानी जो सरकारी अफसर कुछ पैसे लेकर काम करता है उसकी गणना अच्छे अफसरों में नहीं थी। और लोगों को तो इसी में सुविधा थी कि उन्हें अफसर मिले। अफसर भी दक्षिणा के तौर पर 500
500,000 ले ले, दोनों का भला हो। यानी लोग चाहते थे कि कुछ थोड़े से पैसे लेकर अफसर काम करे, यानी दोनों का भला हो। ऐसा कहते हैं कि एक कहानी या निबंध है, मुझे याद आता है कि उसमें एक वाक्य है कि जो मिलजुल कर होता है वो भ्रष्टाचार नहीं होता। एक वहाँ इंस्पेक्टर कुछ तो परसाई जी का ही निबंध या कहानी है, चलो छोड़ो। दोनों का भला हो, धांधली और रिश्वत की रोकथाम के लिए काफ़ी शोर और पुकार थी, परंतु केवल सतह सतह पर, यानी एक असामान्य तौर पर ही जो रिश्वत रोक होनी चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, इसकी में शोर था। रिश्वत लेने वालों और देने वालों को भी लाभ था, हानि केवल सरकार या सार्वजनिक हित की थी। यानी केवल इससे हानि केवल सरकार को हानि थी। समझदारों की नज़र में वह चिंता पराई बला थी, उसे कौन कहे संडेलता। यानी जो समझदार जो थे उनके मन में एक चिंता, यह पराई चिंता थी। रतन रतन रिश्वत देता था और रिश्वत लेने वालों को गाली भी देता था। यानी रिश्वत जो है रतन जो है वह रिश्वत देता था। रतन जो है वह शीलो का पति, वह रतन जो है रिश्वत देता था और रिश्वत लेने वालों को गाली देता था। यह रिश्वत देता है और फिर लेने वालों को गाली देता है। तारा को यह अच्छा नहीं लगता था। रतन उसके सामने स्पष्ट कह देता था, ट्रैफिक पुलिस को साल साल का 500 फी ट्रक और रुपया महीना फी चौराहा न दे तो ट्रक चल नहीं सकते। यानी जो ट्रैफिक पुलिस को उसका जो भी साल का 500 रुपये शुल्क न दिया तो वहाँ ट्रक जो है वह रोड पर नहीं चलाने देता। कभी ओवरलोड कहकर या स्पीड ज़्यादा बताकर, कभी लाइसेंस चेक करने के बहाने सड़क पर रोक लेंगे। यानी वह कभी किसी बहाने वह और यानी ज़्यादा इसमें लोड है, लाइसेंस चेक करने के बहाने वो रोक लेते हैं। उन्हें तो हाथ से इशारा भर कर देना है। तफरी तफ्तीश के लिए कोतवाली आयो दिन भर उसी में डूब जाएगा, 40-50 का नुकसान हो जाएगा। यानी वो उसको समय पर नहीं दिया तो वो रोक लेंगे और फिर ट्रक का नुकसान हो जाएगा और 40-50 रुपये आय जो है वह नुकसान हो जाएगा। ट्रक वाले तो रोज़ अदालत में ही खड़े रहा करेंगे, यानी ट्रक वाले जो है तो रोज़ अदालत में ही रहेंगे। ऐसे नुकसान की मार कौन सह सकता है। हम तो मजबूरी में अपना पेट काट कर देते हैं, हम नाजायज़ फ़ायदा क्या उठा लेंगे। यानी वो रतन कहता है कि हम जो है पेट काट कर, यानी पैसे बचा कर जो भी शुल्क है वह देते हैं। इस प्रसंग पर तारा को रतन से सहानुभूति नहीं थी। कह देती, नाजा यह फ़ायदा क्यों नहीं उठाती। यानी वह यह फ़ायदा जो है क्यों नहीं उठाती, नाजायज़ जो फ़ायदा है वह क्यों नहीं उठाते। यहाँ चाहते हो भरे बाज़ार में ट्रक खड़ा कर देते हो। यानी यहाँ पर तो तुम भरे बाज़ार में ट्रक खड़ा कर देते हो, बीच बाज़ार में रास्ता रोक देते हो, उस कारण कितने एक्सीडेंट होते हो। यानी तुम रास्ता रोकते हो इसीलिए इस कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं। लोग रास्ता न पाकर कितने परेशान होते हैं। तुम्हारे दूसरे भाई सामान लादने उतारने के लिए पूरे फुटपाथ घेर कर जगह को अपनी ज़मींदार बना लेते। यानी जो ट्रक खाली करने के लिए तुम्हारे जो अन्य नौकर है या भाई है वह पूरे फुटपाथ को घेर लेती है और उसकी परेशानी अन्य लोगों को होती है। मैं लोगों को अपनी आँखों उलझ कर गिरते देखा है, तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं। यानी तारा कहती कि तुम्हारा ट्रक बीच सड़क पर रहती है और लोगों को परेशान होते हुए उलझकर मैंने मेरी आंखों से देखा है। तुम्हें उन लोगों की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ख्याल नहीं आता। माथुर का असंतोष शासन की नीति और शैथिल्य के प्रति बढ़ता ही रहा था। यानी माथुर का जो तो असंतोष था वह शासन के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वह बैठता, शक्ति और अवसर हाथ में होने पर अनुवित लाभ न उठाने वाले मुझे तो केवल अपवाद रूप ही दिखते। यानी वह माथुर साहब कहता था कि जो अवसर का लाभ नहीं उठाते वह केवल अपवाद रूप में ही दिखते हैं। लोगों को कांस्टेबलों, चपरासियों और बाबुओं की ली हुई रिश्वत दिखाई दे जाती है। मैं पूछता हूँ, शासन में चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक कौन अनुचित लाभ नहीं उठा रहा है। यानी वह माथुर कहता है कि जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से लेकर चपरासी तक या बाबुओं से लेकर, बाबू यानी सेवक से
चपरासी सेवक से लेकर कांस्टेबल तक सब लोग रिश्वत लेते हैं। लोगों को वही दिखते हैं, लेकिन जो शासन में चोटी से लेकर यानी नीचे ज़मीन से लेकर सिर के बालों तक लोग रिश्वत लेते हैं, अनूठे तक उनको अनुचित लाभ जिनको लाभ उठाना है वह उठाते हैं, लोगों को वह क्यों नहीं दिखता। रिश्वत लेकर आदमी अपने बाल बच्चे और कुनबे को ही तो पालेगा, यानी रिश्वत लेकर आदमी जो है अपने बाल बच्चों को या कुनबे को पालेगा। मुझे बता दो, शासन संभाले लोगों में से किसका कुनबा नहीं पल रहा है। यानी माथुर कहता है कि मुझे ऐसे लोग बता दो जो शासन में काम चल रहे हैं, उनका घर नहीं चल रहा है। ऐसा कोई सरकारी अफसर है? सरकारी नौकर उदाहरण देकर ही तो चलेंगे। अब अफसरों के लिए भेंट उपहार न लेने के कानून बना लिए है, यानी वो सरकार ने जो अफसर है उन्हें भेंट न दे या भेंट वह स्वीकार न करे, ऐसे कानून बना लिए। अफसर ऐसे भोले नहीं है कि कानून के हाथों से बचकर रिश्वत न ले सके, यानी अफसर ऐसे भोले नहीं है कि वो कानून से बचकर रिश्वत न ले, यानी वह रिश्वत लेते हैं। मरण तो सब साधारण का है, टैक्सी पर टैक्स और महंगाई पर महंगाई, यानी टैक्स पर भी टैक्स है और महंगाई पर। यदि समझो इस माह में किसी का टैक्स हमें 5 रुपये और वो टैक्स न भरा हो तो उस पर अगले माह में और 1 रुपया टैक्स बढ़ाकर आता है और अगले माह का टैक्स अलग। इस प्रकार सरकारी रिपोर्टों में उत्पाद बढ़ता है और बाज़ारों में महंगाई बढ़ती है, यानी सरकारी जो उत्पाद है उसमें उत्पादन बढ़ता है और बाज़ारों में महंगाई बढ़ती है। हमें तो योजनाओं से कुछ बताना बनता दिखाई नहीं देता, यानी जो भी योजना है उससे कुछ जनता का भला हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जनता का अरबों रुपया करोड़पतियों और सरकारी अफसरों की जेबों में चला जाता है। जनता का जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो है वह सरकारी अफसरों के जेबों में चला जाता है। भाखंडा नागल जाकर तमाशा देख लो, जनता के खर्च पर इतना सीमेंट खरीदा गया है कि भाखड़ा के 50-60 मील चारों ओर सब मकान सीमेंट के बन गए हैं, यानी वो सरकारी अफसरों ने जनता के पैसे से मकान बनवा लिए हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों की चांदी है, ठेकेदारों की चांदी है, सरकार अफसरों की चांदी है, बर्बादी टैक्स देने वालों की है। यानी वह माथुर कहता है कि इसमें जो भी दुकानदार है, ठेकेदार है, उसकी चांदी, यानी उसको वह कमा लेने का अवसर है। सरकारी अफसरों के पास अवसर है कमा लेने का, बर्बादी तो केवल आम जनता की, टैक्स भरने वालों की है। सीमेंट की जगह रेत भरी जा रही है, चवन्नी की जगह रुपया का एंटीमेंट बनता है, यानी जो जहाँ पर सीमेंट होनी चाहिए वहाँ पर रेत है, जहाँ चवन्नी के जगह पर रुपये का सीमेंट बनता है। फिर उस चवन्नी में से भी 3 आने खा जाता है, यानी फिर उसमें से काट कर लोग खाते हैं, यानी रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। सीमेंट की जंगल, रेत से बनाए गए बांध टूटेंगे तो नुकसान किसका होगा, यानी सीमेंट ऊपरी तौर पर सीमेंट और अंदर सब कुछ रेती से बनाया जाता है, वह बांध जो है टूटेंगे नहीं तो क्या होगा, फिर नुकसान किसका होगा। उस नुकसान को न इंजीनियर पूरा करेंगे न ठेकेदार, यानी जो भी नुकसान हुआ है वह ना ही वो इंजीनियर पूरा करेंगे और ना ही वह ठेकेदार, वह तो सरकार के सिर पर बोझ बनेगा नुकसान भरपाई का। नरोत्तम वर्क्स मैनेजर बनकर शीतलपुर शस्त्रों के कारखाने में चला गया था, यानी नरोत्तम जो है वर्क्स मैनेजर बनकर शीतलपुर नामक स्थान पर शस्त्रों के कारखानों में चला गया था। दिल्ली आने पर तारा से अवश्य मिलता था। फैक्ट्री में वह चारों ओर शिथिल और धांधली और उस शिथिल और धांधली पर पर्दा डाले रहने के प्रयत्न देखकर बहुत खिन्न रहता था, यानी वह जो भी उतल पुतल है कंपनी में देखकर नरोत्तम भी खिन्न रहता था। उसे जान पड़ रहा था कि ईमानदारी के रास्ते पर चल सकने के लिए पिता के व्यवसाय से असहयोग करना केवल मरीचिका थी, यानी केवल एक अच्छे ढंग से चलना या ईमानदारी से चलने के लिए पिता ने जो भी व्यवसाय प्रारंभ किया है उसके असहयोग से करना मरीचिका थी। ऐसी चर्चा में उपस्थित रहने पर वह एक बार कह बैठा था, ईमानदार है कौन, यानी ईमानदार कौन है? क्या कानून बनाने वाले विधानसभा के मेंबर ईमानदार हैं? जेब का 15, 20, 25 हजार रुपया खर्च करके यह लोग देश सेवा करने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। हमारे मामा अपने गांव के एक एल की बात सुनाते हैं, यानी वह जो कहते हैं कि कौन यहाँ इस देश में रिश्वत नहीं लेता, ईमानदार कौन है। आंदोलन में जेल जरूर गए थे,
14 बीघे ज़मीन और छोटा पुराना गिरा हुआ मकान था। यानी आंदोलन में जेल ज़रूर गए थे, लेकिन 14 बीघे ज़मीन और एक छोटा-सा मकान गिरा हुआ था। लखनऊ में ट्यूबवेल लगाने की दरखास्त देकर 5,000 सरकारी खर्च ले आए थे। यानी लखनऊ में जो ट्यूबलाइट लगाने के लिए दरख्वास्त देकर सरकार से 5,000 रुपये लिए थे। या कहिए कांग्रेस कमेटी ने दिला दिया। धरती मकान मामा के यहाँ रहन रख कर 5,000 और कर्ज लिया, फिर 5,000 कर्ज लिया। कांग्रेस टिकट पर इलेक्शन लड़ गए। आप 3.5 साल में 2 मकान पक्के कर दिए। यानी वह कांग्रेस का टिकट पाकर फिर चुनाव लड़े और फिर वहाँ पर जीत आए और फिर 3.5 वर्ष में 2 बड़े बड़े पक्के मकान बनवा लिए और 60 बीघे खेतों के मालिक हुए। यानी 60 बीघा ज़मीन भी ली। थानेदार ने आठ आने का हिस्सा है। सरकार के यहाँ से सब कुछ करवा लेने की एजेंसी चला रही है। यानी सरकार से वहाँ से सब कुछ करने की एजेंसी चला रखी है। मामा के यहाँ संदेश भिजवा देते हैं, लाला एक कनस्तर घी भिजवा देना। मामा दाम मांगने के बजाय जय राम जी कहकर ही रह जाते हैं कि समय पड़ने पर वही काम आएंगे। यानी मामा जो है वह जो घी का कनस्तर डिब्बा मांगते हैं तो वह दाम पूछे ही बना देते हैं, जय राम जी के कहकर देते हैं, क्योंकि समय आने पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। तारा को इस प्रकार की शिकायतों से बहुत खीज उठती थी, परंतु स्वयं उसके मकान के नीचे दुकानों के सामने वही हाल था। यानी तारा को जो भी रिश्वत लेना या देना था, इस पर खिन्न उठती थी, बुरा लगता था, लेकिन उसके घर के नीचे दुकान थे, उस दुकानों में वही हाल था। फर्नीचर वाले, रेस्तरां वाले दुकान के सामने की जगह रोके रहते। जनरल स्टोर वाले भी 2-2 अलमारियां बाहर रख कर शो बढ़ा लेते। यातायात पुलिस सार्वजनिक स्थान का 2-2, 4-4 रुपया किराया लेकर जेब में डाल देते। यानी जो भी दुकानदार है वह अपने दुकान की जो हद है वह बढ़ाते थे और जो भी वह पुलिसकर्मी है वह कि उस पे भाड़ा लेकर अपनी जेब में डाल देते थे। पड़ोस के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तलवार साहब और तारा को गाड़ी लाने निकालने में परेशानी होती थी। यानी लोगों को परेशानी होती थी। तलवार और तारा को भी गाड़ी निकालने और ले जाने में आने में परेशानी होती थी। भुनभुनाते सब रहते थे, पर प्रकट विरोध कोई नहीं करता। यानी सब कुछ परेशानी में भुनभुनाते थे, यानी कुछ ना कुछ कहते थे, लेकिन विरोध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। पड़ोसियों से झगड़ा कौन मोल लेता। तारा भी खींचकर चुप रह जाती थी। सोचती थी जब लोग आवाज़ उठाने तक को तैयार नहीं तो सरकार ही क्या करे। यानी तारा सोचती थी लोग ही आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो सरकार क्या करेगी। तारा ने यह बात एक बार मर्सी के इसी प्रकार की शिकायत करने पर कह दी थी। यानी तारा ने वो मर्सी के सामने भी बात कर दी थी। मर्सी ने शिकायत की तो मर्सी बिगड़ उठी थी। हाँ, तुम्हें आप सरकार में दोष क्यों दिखाई देगा। नमक की खान में जो चला जाता है नमक हो जाता है। यानी वो कहती कि तुम्हें सरकार का दोष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सरकार की नौकरी में चला जाता है वह सरकार हो जाता है। यानी वह कहती है कि जो नमक की खान में चला जाता है वह नमक हो जाता है। गिल भी बैठा था। उसने दूसरी तरह बात की। अपने कष्ट और धांधली के प्रति आवाज़ उठाने का साहस लोगों में न रहे तो यह सुव्यवस्था और सुशासन का सूचक तो नहीं। यानी गिल कहता है कि लोग अपनी समस्याओं के विरोध में आवाज़ नहीं उठाते तो यह जो है सुव्यवस्था, यह अनुशासन के खिलाफ हो सकती है। यह सुशासन कैसा है। तारा ने मर्सी को कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु गिल ने कहा, लोग यदि अनुचित लाभ के अवसर के लिए अव्यवस्था और धांधली को स्वीकार करते जा रहे हैं तो दोष किसका। यानी तारा ने मर्सी को उत्तर नहीं दिया, लेकिन गिल कहता है लोग यदि अनुचित यानी लोग यदि बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करके लाभ उठाते हैं तो अव्यवस्था और धांधली की स्वीकार करते जा रहे हैं तो दोष किसका। यानी लोग जो है लाभ उठाने के लिए दुर्व्यवस्था यानी जो अनुचित व्यवहार करते हैं और लाभ उठाते हैं तो दोष किसका स्वीकार करें। डॉक्टर नाथ स्वतंत्र उद्योगों और व्यवसायों के तरीकों से काफ़ी परिचित है। डॉक्टर नाथ जो था वह स्वतंत्र उद्योग या व्यवसायों से परिचित था। यह भी जानता था कि स्वतंत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगपति और व्यवसायी अतिरिक्त आयकर से बचने के लिए उत्पादन और व्यवस्था का वैकल्पिक संस्थाओं में बटा रहा है। यानी जो भी वह उद्योगपति है या अन्य उद्योग है वह संस्थाओं में बट रहा है और अधिकांश लोग जो है उसका कम से लाभ जो है कम दिखाई देता है।
उसके विचार में कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय नियंत्रण में उत्पादन देश के लिए अधिक सुलभ और सस्ता न हो और उससे भावी विकास के लिए पूंजी न मिले। यानी जो कहते हैं कि जो उत्पाद यदि बढ़ता है तो भावी विकास के लिए कुछ उससे पैसे न मिले, ऐसी आशंका थी। कालीचरण को लाहौर में डॉक्टर पर श्रद्धा रखने वाले विद्यार्थियों में से एक था। यानी जो कालीचरण जो था वो लाहौर में नाथ साहब का छात्र था और डॉक्टर पर श्रद्धा था, विश्वास था। अब भी डॉक्टर के यहाँ आता जाता रहता। एमए पास करके भी वह विभाजन के समय तक नौकरी की दृष्टि से बेकार था। यानी वह उसने एमए तक पढ़ाई की थी कालीचरण ने, और फिर वह विभाजन के समय तक नौकरी मिली नहीं थी, वह बेकार ही था। लाहौर में मकानों के किरायों पर निर्वाह कर रहा था। यानी लाहौर में जो लाहौर के मकान से जो किराया आता था उस पर वह निर्वाह कर रहा था विभाजन से पहले। विभाजन के पश्चात जीविका का अवलंब ढूंढना आवश्यक हो गया था। सन 1948 में वह आईएएस में ले लिया गया। यानी वह सन 1948 में आईएएस यानी कलेक्टर पद पर लिया गया। उसे आयकर विभाग में नौकरी मिल गई थी। नौकरी करते करते उसने चार्ल्स ऑडिटर की परीक्षा पास कर ली थी। यानी वह आयकर विभाग में उसको नौकरी मिलती है और नौकरी करते करते वह चार्ल्स ऑडिटर की परीक्षा उसने पास कर दी। उसने नौकरी छोड़कर लाइसेंस ले लिया और चार्ल्स ऑडिटर का दफ्तर बना लिया था। यानी उसने नौकरी छोड़कर फिर लाइसेंस लिया और जो ऑडिटर है उसका दफ्तर खोल लिया था। वहाँ आयकर की आदतों में वकालत करने लगा। यानी जो आयकर के जो मामले होते उसमें वह वकालत करने लगा। कोल कोल आयकर विभाग में अफसर रह चुका था। उसके अनुभव का बहुत मूल्य था। यानी कोल जो है वह आयकर विभाग में अफसर था, तो उसको एक अनुभव था और उसके अनुभव का मूल्य अधिक था। उसके दफ्तर में एक अकाउंटेंट और 5 क्लर्क थे। उसका काम था व्यापार के लेखों को परख कर सही होने की तकदीर देना। यानी जो आजकल के जो कहा जाते वो एक यानी जो व्यापार होता है उसके पर्चे देखना और एक सही ढंग से सटीक दर से पहचाना, जैसे सीए आजकल की शब्द भाषा में कहा जाए तो सीए। लाइसेंस के आधार पर उसके दफ्तर से परखा हुआ हिसाब अदालतों को कानूनी तौर पर स्वीकार करना पड़ता था। यानी जो जो सरकार के नियमों से जो है वह हिसाब बिठाकर दिखाना। कोल को उद्योग धंधों पर राष्ट्रीय नियंत्रण का विरोध करने वालों के तर्कों की पोल खोलने का बहुत उत्साह था। यानी कोल जो है वो उद्योग धंधे जो राष्ट्रीय नियंत्रण है उसके विरुद्ध में उसकी पोल खोलने का उत्साह था। बेधड़क कह देता था, मैं इन लोगों का 3-4 लाख न बचाऊं तो यह मुझे 3-4 हज़ार क्यों दे। यानी वह उद्योगपति का 3-4 लाख यदि न बचाए तो वहाँ जो है उसको 3-4 हज़ार क्यों दे। जैसे कि वहाँ टैक्स की कमी करते जैसे सीए आजकल की भाषा में। मेरा पेशा कानूनी है, मेरे पास लाइसेंस है, वह नाम ले लेकर आता था। यानी वो कहता है कि मेरे पास लाइसेंस है, मेरा पेशा लाइसेंस है, सरकार के तौर पर चलता है, सरकार ने मुझे दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।